ओके बेटे, जो हमने अभी आ, इससे पहले वीडियो बनाई थी, ये मेरे फ़ोन की बैटरी कम हो गई थी तो इसलिए वो बंद हो गया था फ़ोन। मैंने दोबारा ये चार्ज किया। उसके बाद हम जो क्लासिफिकेशन बता रहे हैं इसमें डिफरेंट जो फैक्टर्स बताए तुम्हें, उनमें सबसे पहले आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है? बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या है कि जो फॉल्टी जीन्स होते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन इम्बैलेंसेस, माल न्यूट्रिशन एंड इंजरीज एंड अदर कंडीशंस, ये हमारे फैक्टर कारण होते हैं, काजेज होते हैं जिसकी वजह से किसी पर्सन में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यू नो जनरेट होते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें होता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, ठीक है, द नर्व एंडिंग इज स्टिमुलेटेड टू रिलीज ए केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा था जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है, कोई एक इंफॉर्मेशन जाती है तो पहले जो एंडो वो जो एक्सॉन होता है उसका जो न्यूरॉन का जो फर्स्ट जो पार्ट होता है जहाँ से वो रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन, वहाँ से जाकर लास्ट में उसकी जो छोर होता है, एंडिंग पार्ट होता है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकलती है। फिर जो दो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच में एक पॉइंट होता है जिसे साइनेप्स कहते हैं, जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती है। वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, मैसेज पहुँचती है, उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ठीक है। तो इस न्यूरोट्रांसमीटर में कभी कभी होता है कि बहुत कम होता है या ज़्यादा होता है। ये केमिकल्स होते हैं जो ये डिफरेंट टाइप्स के 3 टाइप्स के जो केमिकल्स बताए हैं इसमें, उनके कम या ज़्यादा होने की वजह से ये डिसऑर्डर्स इसमें किसी पर्सन में जनरेट हो जाते हैं। जैसे लो एक्टिविटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर गामा, गामा, ठीक है, ये एमिनोब्यूटिक एसिड गाबा जिसे कहते हैं, अगर लो होता है, लो उसमें ट्रांसफर होता है तो इससे एंजाइटी जनरेट हो जाती है किसी पर्सन में, राइट। सेकंड है इसमें एक्सेस एक्टिविटी ऑफ डोपामाइन। ये केमिकल होता है हमारे बॉडी में, जब एक्सेस में ये रिलीज होता है तो उससे सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं। चांसेस क्या हो ही जाता है जब इसमें है। तो एक्सेस एक्टिविटी ऑफ डोपामाइन, जो डोपामाइन है वो एक्सेस में होता है तो इसे सिजोफ्रेनिया हो जाता है पर्सन को। देन लो एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनिन, अगर सेरोटोनिन जो केमिकल है वो लो एक्टिव होता है, इट मीन्स इट लीड्स टू डिप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट, ओके बेटे, इसमें सेकंड मॉडल आता है साइकोलॉजिकल मॉडल। साइकोलॉजिकल मॉडल में क्या होता है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमें मैटरनल सेपरेशन, जब माता पिता बच्चे से दूर रहते हैं तो बच्चों में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। सेकंड होता है फॉल्टी पेरेंट्स। फॉल्टी पेरेंट मीन्स उसमें क्या होता है, चाइल्ड रिलेशनशिप, फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, अगर बच्चों में और माता पिता में रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ होती है, मीन्स कुछ प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल रिजेक्शन, अगर माता पिता बच्चे को रिजेक्ट कर देते हैं किसी भी बात के ऊपर तो बच्चे में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती है। सेकंड, ओवर प्रोटेक्शन, कभी कभी होता है कि माँ बाप बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, तो इस वजह से भी बच्चों में ये प्रॉब्लम्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है। देन ओवर परवेसिवनेस एंड फॉल्टी डिसिप्लिन, जब गलत डिसिप्लिन हम बच्चों को सिखाते हैं उस वजह से भी बच्चों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे साइकोडायनेमिक मॉडल, ओके, तब तक आप इसे नोट कीजिए। हाँ, तो ये सेकंड था साइकोलॉजिकल मॉडल। साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर ये कई सारे ये 4 मॉडल आएंगे, जैसे साइकोडायनेमिक मॉडल, देन बिहेवियरल मॉडल, देन कॉग्निटिव मॉडल और फिर ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल। तो हम इनका अलग अलग बताएंगे और इनके अलग अलग ही क्वेश्चन आ सकता है कि इसको डिफाइन करें, इसको इसको इसको, लेकिन ये आते किसके साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर। ये सभी चारों मॉडल साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर आएंगे। इनका एक एक करके हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, इसमें तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में मॉडल्स में पहला आता है साइकोडायनामिक मॉडल।
अकॉर्डिंग टू दिस क्या होता है, जो चाहे कोई भी बिहेवियर है, चाहे नॉर्मल है एबनॉर्मल बिहेवियर है, दीज आर यू नो डिटरमाइंड बाय द साइकोलॉजिकल फोर्सेस। कुछ फोर्सेस होती हैं विद इन द पर्सन, जो पर्सन किसी भी पर्सन के बिहेवियर को डिटरमाइन करती हैं, ठीक है, बाय विच ही और सी इज नॉट कॉन्शियसली अवेयर। कोई भी पर्सन उन फोर्सेस के बारे में कॉन्शियसली अवेयर नहीं होता है, उसे पता नहीं होता है कि क्या चल रहा है कॉन्शियसली, ठीक है। दीज फोर्सेस आर डायनामिक, ये फोर्सेस डायनामिक होती हैं, हमेशा एक्टिव रहती हैं, एंड इंटरेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे से इंटरेक्ट करती रहती हैं। दे गिव शेप टू बिहेवियर, क्या करती हैं वो, जो हमारा बिहेवियर है, हम कैसा भी जो व्यवहार करते हैं किसी के भी साथ, वो इन फोर्सेस के अकॉर्डिंग ही जनरेट होता है, डिटरमाइन होता है, एंड थॉट्स एंड इमोशंस, और हमारे थॉट्स और इमोशंस भी इन्हीं के द्वारा जनरेट होते हैं, और ठीक है। देन एबनॉर्मल बिहेवियर अकर्ड। अब एबनॉर्मल बिहेवियर कब अकर होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर अकर्ड बाय कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दीज फोर्सेस। अब ये जो फोर्सेस होती है इनके बीच में जब कन्फ्लिक्ट होता है, कोई कहता है कि मैं सही हूँ, मतलब ये फोर्सेस जो होती हैं इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है कि कोई सही है कौन गलत है, तब किसी भी पर्सन में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जनरेट होते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले नाम आता है फ्रॉइड का। फ्रॉइड ने इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तीन फोर्सेस बताई। जो सबसे पहली है इड, इड को इन्होंने बताया था इंस्टिंक्शनल नीड्स, डेराइव्स एंड इम्पल्सेस, इन्होंने इसको इड का नाम दिया। देन रैशनल थॉट थिंकिंग, जो हमें रैशनल थिंकिंग होती है कि तार्किक जो सही बात है उसके बारे में सोचना, उस फोर्स को इन्होंने नाम दिया ईगो। देन मॉरल स्टैंडर्ड्स, मॉरल स्टैंडर्ड्स मीन्स हमारी वो सब बिहेवियर, थिंकिंग, वो सारी चीज़ें जो मॉरल स्टैंडर्ड्स पर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोसाइटी में कोई चीज़ सही है या गलत, उसको देखने का काम ये सुपर ईगो, इस फोर्स का उन्होंने नाम दिया, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आता है बिहेवियरल मॉडल, इसे नोट करें। ओके, साइकोडायनामिक मॉडल के बाद आता है बिहेवियरल मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग चाहे कैसा भी बिहेवियर है, एबनॉर्मल या नॉर्मल, दीज आर लर्न बाय फॉल्टी लर्निंग, ठीक है। जो एबनॉर्मल बिहेवियर है ना, ये सीखा जाता है फॉल्टी लर्निंग, हम गलत तरीके से जब किसी चीज व्यवहार को सीखते हैं, उससे एबनॉर्मल बिहेवियर क्रिएट होता है हमारे अंदर, ये कहते हैं। इट कंसंट्रेट ऑन कंडीशनिंग एंड प्रोसेस दैट व्हाट हैव बीन लर्न कैन बी अनलर्न। ये दो चीज़ों पर ध्यान देते हैं। पहला तो है कि कंडीशनिंग पर, और दूसरा कि व्हाट हैव बीन लर्न दैट कैन बी अनलर्न, जो सीखा गया है उसे भूल भी सकते हैं, उसे भुलाया भी जा सकता है, ठीक है। इसमें 3 कंडीशनिंग्स होती हैं। फर्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग। ये क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, इट इज द टेम्पोरल एसोसिएशन इन टू इवेंट्स रिपीटेडली अकर्स क्लोज टुगेदर इन टाइम। कोई भी दो इवेंट्स होते हैं, उनमें रिपीटेडली अकर्स होता है उनमें रिलेशनशिप, जिसकी वजह से कोई पर्सन कोई चीज सीखता है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग। देन सेकंड है ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है, बिहेवियर इज फॉलोड बाय रिवार्ड्स। जब हम किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को कोई रिवार्ड देते हैं, तो वो पर्सन उस बिहेवियर को बार बार करता है, लगातार करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अच्छे मार्क्स आने पर स्कूल में अप्रिसिएट किया जाता है, आपको कुछ प्राइज दिया जाता है, तो आप बार बार उस व्यवहार को, उस बिहेवियर को करने की कोशिश करते हैं कि आप कर सकें, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया ऑपरेंट कंडीशनिंग। थर्ड आता है सोशल लर्निंग। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल लर्निंग में होता है कि हम वी लर्न द थिंग्स बाय इमिटेटिंग अदर्स इन सोसाइटी। हम दूसरे लोगों को देखकर उनकी नकल करके चीज़ों को सीखते हैं। तो अब ये कहते हैं कि these 3 types of conditionings account the behavior whether adaptive और maladaptive। तो अगर ये जो 3 इन्होंने कंडीशंस बताई हैं, इनके आधार पर ही किसी पर्सन का जो बिहेवियर है वो या तो एडेप्टिव होता है, मीन्स सोसाइटी उसे अडेप्ट करती है, या फिर मेल एडेप्टेड होता है, मतलब या फिर वो एबनॉर्मल होता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं इसके। तो थर्ड इसमें आता है बेटे कॉग्निटिव मॉडल। कॉग्निटिव मॉडल आप जानते हैं, कॉग्निटिव मॉडल मीन्स एबिलिटी टू लर्न द थिंग्स
ऑफ ए पर्सन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर रिजल्ट ड्यू टू कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स, हमारी जो कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर हमारे अंदर क्रिएट होता है। मैंने तुम्हें बताया था, स्टार्टिंग में बताया और 11th क्लास में बताया था कि कॉग्निटिव हमारी एबिलिटी होती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और डिसीजन मेकिंग और थिंकिंग प्रोसेस, ये सब चीज़ कॉग्निटिव में आती है। तो इसमें होता क्या है, ए पर्सन में होल्ड अजम्पशंस, और इसकी अजम्पशंस कुछ हो सकती हैं एटीट्यूड्स अबाउट देमसेल्व्स, अपने बारे में, दैट आर इर्रेशनल, वो अपने बारे में कुछ इरेशनल थिंकिंग कर सकते हैं, एंड इनएक्यूरेट, और इनएक्यूरेट कोई चीज़ ऐसी सोच सकते हैं कि वो इरेशनल है और इनएक्यूरेट है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, पीपल में रिपीटेडली थिंक इन इलॉजिकल वेज एंड मेक ओवर जनरलाइजेशंस which may leads to negative conclusion on the basis of any significant event, वो किसी भी बात के बारे में बहुत ही ओवर जनरलाइजेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल उदाहरण दिया था, जैसे कोई, फॉर एग्जांपल हम किसी लड़के की बात करते हैं, अगर कोई लड़का किसी मूवी को देखकर अपने आप को, मीन्स किसी भी एक्टर की मूवी, चलो मान लीजिए अक्षय कुमार की मूवी देखता है, तो उसको देखकर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अपने आप को ऐसे ही परसीव करता है कि मैं ये हूँ, राइट, और वो सिनेमा हॉल से बाहर निकलकर ऐसे ही एक्टिंग करता है, मीन्स ऐसे ही जनरलाइजेशन करता है। तो इससे क्या होता है, वो इट मीन्स पीपल, जो दूसरे लोग हैं उनकी नज़र में वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा होता है। तो ये थर्ड मॉडल, ये हमारा कॉग्निटिव मॉडल, ये आपको मैंने बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल, इसको आप नोट करें। ओके तो जो नेक्स्ट मॉडल है एग्जिस्टेंशियल, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक बहुत ही सेंटर पॉइंट है, और उस पर इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। इट फोकस ऑन बिहेवियर ब्रॉडर आस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इंसान के होने पर ही इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि कोई भी इंसान है वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने के लिए फ्रीडम होती है उनको, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें आज़ादी रहती है कि वो कुछ भी करें। फॉर एग्जाम्पल दे आर फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड सेल्फ एक्चुअलाइज, उन्हें इतनी सारी, हमें हमारे जन्म लेने के बाद ही ये चीज़ें हमें मिल जाती हैं, ठीक है, हम फ्रेंडली होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, एंड सेल्फ एक्चुअलाइज भी करते हैं, जैसा कि अब्राहम मास्लो का मैंने तुम्हें कल बताया था। ओके बट इसमें इसके साथ साथ वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको करने के लिए, ठीक है, इन चीज़ों को अपनाने के लिए, अपनी लाइफ में गेन या प्राप्त करने के लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम ये सब करें। लेकिन कुछ पर्सन होते हैं, अगर वो इन चीज़ों से दूर भागते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर एम्प्टी, इन ऑथेंटिक एंड डिसफंक्शंस लाइव्स, ये सब चीज़ हो जाती है, मतलब हम इनऑथेंटिक हो जाएंगे, ठीक है, हमारी लाइफ एम्प्टी हो जाएगी, खाली हो जाएगा सब कुछ हमारी लाइफ में, मीन्स हमारे लाइफ कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और देन डिसफंक्शनल लाइफ्स, और हमारी लाइफ में डिसफंक्शनल लाइफ्स, डिसफंक्शन मीन्स एबनॉर्मैलिटी आ जाती है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जिस्टेंशियल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ठीक है, नोट दिस। ओके इसमें नेक्स्ट क्या आता है बेटा, सोशियो कल्चरल मॉडल। सोशियो कल्चरल मॉडल मीन्स सोसाइटी से और कल्चर से जो जुड़े हुए चीज़ें हैं वो सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर्स क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। इसका मतलब क्या है, सोशियो कल्चरल फोर्सेस इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल, हमारे जिस भी हम सोसाइटी में रहते हैं, जिस भी कल्चर में रहते हैं, वो हमारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर इज शेप्ड बाय सोसाइटल फोर्सेस, फॉर एग्जांपल फैमिली स्ट्रक्चर, हम कैसे फैमिली स्ट्रक्चर है हमारे फैमिली का, वो हमारी बिहेवियर को बहुत ज़्यादा यू नो कमांड करता है। देन कम्युनिकेशन, हमारे कम्युनिकेशन कैसा है लोगों के साथ, एंड सोशल नेटवर्क, हमारा कैसा सोशल नेटवर्क है, मीन्स हमारे कैसे लोगों से दोस्ती है। और देन सोसाइटल कंडीशन, और हमारी सोसाइटल कंडीशन, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें हमारी कैसी कंडीशन है, ठीक है। देन सोसाइटल लेबल, सोसाइटल लेबल्स का मतलब होता है जब हम किसी पर्सन को किसी एक ऐसा लेबल दे देते हैं जैसे वो तो इस कास्ट का है, वो तो इस धर्म का है,
ठीक है, तो उसे मतलब एक हीन भावना, इन्फीरियोरिटी की तरह से देखते हैं, तो ये भी किसी पर्सन को बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। एंड रोल्स आर और उनके क्या रोल्स हैं, आर इम्पोर्टेंट, वो क्या रोल सोसाइटी में निभाते हैं कोई भी पर्सन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जब आप बड़े होते हैं और सोसाइटी में जब आप जाते हैं, ठीक है, एक हिस्सा बनते हैं सोसाइटी का, जब आप सोसाइटी में अपनी भूमिका निभाते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या रोल्स होते हैं, ये भी आपके बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जो ये बताती हैं कि लैक सोशल सपोर्ट जिन लोगों को होता है, जिन लोगों को बहुत ही कम सोशल सपोर्ट होता है, दे आर मोर प्रोन टू इफेक्ट बाय डिप्रेशन, या फिर वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए डिप्रेसिव रहते हैं अगर उनको सोसाइटी में सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें और बताते हैं कि it has been found that certain family systems are likely to produce abnormal functioning in individual members। कुछ ऐसी सोसाइटीज होती हैं जो अपने उस सोसाइटी में जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो उनमें एबनॉर्मेलिटी क्रिएट करने के लिए कंडीशंस पैदा करते हैं। सम फैमिलीज हैव एन immense structure in which the members are overwhelmed in each other activities, thoughts and feelings. Children from these kind of families may have difficulty in becoming independent life। जब लोग ऐसी फैमिली स्ट्रक्चर में रहते हैं, उनमें जो बच्चे होते हैं वो ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। मीन्स परिवार में कुछ भी है, कोई भी बात हो रही है, तो वो हमेशा बड़ों पर ज़्यादा बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं। बिकमिंग इंडिपेंडेंट, सॉरी, ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं इनको। ठीक है, द बॉर्डर सोशल नेटवर्क इन विच पीपल ऑपरेट इंक्लूडिंग सोशल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। स्टडीज शोज दैट पीपल आर आइसोलेटेड एंड लेक सोशल सपोर्ट। एक और स्टडी है जो बहुत सारी स्टडीज है जो ये बताती है कि जिन लोगों को सोशल सपोर्ट नहीं होता है, दे हैव या फिर दे स्ट्रॉन्ग फुलफिलमेंट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इन देयर लाइव्स आर लाइकली टू बिकम मोर डिप्रेस्ड एंड रिमेन डिप्रेस्ड लॉन्गर, जैसा मैंने अभी बताया था ये। ठीक है, तो इसके बाद आता है बेटा डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल। ये आपका हुआ सोशियो कल्चरल मॉडल, इसको आप नोट कर लें। तो इसमें लास्ट मॉडल आता है डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल। ये क्या है, इसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं। ये 3 पॉइंट्स क्या होते हैं, पहला था ये जो डायस्थेसिस है इसका मतलब होता है बायोलॉजिकल। इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल बेसिस। कुछ ऐसे बायोलॉजिकल बेसिस होते हैं जिनकी वजह से जो बच्चा पैदा होता है उसमें खुद ही पेरेंट्स से ही उसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है अगर उनके पेरेंट्स भी इफेक्टेड हैं। देन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में अकर वल्नरेबिलिटी टू डेवलप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। मैंने पीडी लिखा है, मतलब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो जो लोग बायोलॉजिकली इन चीज़ों से प्रॉब्लम पहले ही इफेक्टेड होते हैं उनमें वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है, संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, देन थर्ड है प्रेजेंस ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रेसर्स या फिर फैक्टर्स। वही कुछ जो इनकी प्रेजेंस होती है पेरेंट्स से जो हमें मिलते हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं उनसे भी हमें ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने की संभावना रहती है। इसमें क्या होता है, दिस मॉडल अप्लाइज टू एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सिजोफ्रेनिया। हम इन 3 जो प्रॉब्लम्स हैं इनमें इसको यूज करते हैं। और जो मतलब बायोलॉजिकल स्ट्रेस मॉडल में एंजाइटी, डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया, ये 3 चीज़ें ही होती हैं और कोई इसमें नहीं, सिर्फ ये 3 डिसऑर्डर्स क्रिएट होने की संभावना रहती है। तो ये हमने अब सारे मॉडल्स आज पढ़ लिए। वैसे बहुत लेंथी क्वेश्चन था, इनका एक 3 नंबर के अलग अलग पूछ सकते हैं, जिसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा अपने वर्ड्स में। आपको समझ में आ गया इसमें क्या बेसिक होते हैं। आप अगर समझ गए तो आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस होना चाहिए, अलग से नहीं लिखेंगे कुछ भी। देन इसके बाद जो क्वेश्चन होगा उसे हम अब करेंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे हम कल करेंगे। दीज आर द मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जो बहुत मतलब सीवियर जो होते हैं या जिनकी जो ज़्यादा प्रिवलेंस होते हैं इन सोसाइटी और इन पर्सन, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इसे करें। इसमें 2 वीडियोस हैं, पहली जो छोटी थी फ़ोन ऑफ हो गया था, देन दूसरी ये है जिसमें सारे डिसऑर्डर्स मैंने आपको बता दिए हैं।
मॉडल्स बता दिए, आप इनको सही से करें। और जो अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।